चलो देखो, आज हम लोग बिहार के मिट्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बिहार की नदियां, और एक एक नदियों की स्थिति को हम लोग मैप के माध्यम से देखे थे। आज हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे मैप हम बना चुके हैं और इस मैप की सहायता से ही पूरे मिट्टी को हम लोग समझेंगे। और हमको उम्मीद है कि इस मैप के सहायता से पढ़िएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जैसा कि आपको पता है कि बिहार के बीचों बीच ये वाली कौन सी नदी है? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। गंगा नदी है। और यह गंगा नदी हमारे बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक भाग को, ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी बिहार, और इधर कहते हैं दक्षिणी बिहार। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऊपर की जो नदियां होती है सब उधर हिमालयन नदी होती है, नहीं? हाँ। और इधर की जो नदियां होती है इसमें सालों भर उतना पानी नहीं रहता है, नहीं ना रहता है। तो वही चीज अब इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इस जो मैप है, हम लोग उत्तरी बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मैप को देखिए, और यहाँ पे यह कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण के इधर लास्ट, पश्चिमी चंपारण के इस क्षेत्र में इधर आपको पढ़ाया गया था कि इधर क्या पाया जाता है? हाँ, शिवालिक श्रेणी के कुछ पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। तो इधर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वत पादीय मिट्टी। इस साइड जो पश्चिमी चंपारण के जो पहाड़ी इलाके हैं उधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वत पादीय मिट्टी। पूछता है पर्वत पादीय मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बताओ किस क्षेत्र में? यह उत्तर है, यह पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भाग में पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है। यह मिट्टी कंकरीले और पथरीले होते हैं। यह मिट्टी कैसा होता है? कंकरीला और पथरीला। यह जो मिट्टी है यह पथरीला होता है और कंकरीला। इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा और पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों की मात्रा क्या होती है? पाई जाती है। अब बताओ, कोई अगर मिट्टी पथरीला हो या कंकरीला हो तो वह ज्यादा उपजाऊ होगा? नहीं होगा। इसलिए यह मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। तो पर्वत पादीय मिट्टी, यही चीज, इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं और यह कम उपजाऊ होता है। अब आते हैं हम लोग तराई मिट्टी की बात करते हैं। देखो, नेपाल के सीमावर्ती, इधर कौन सी जगह है? नेपाल। शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इधर नेपाल, इधर झारखंड, इधर पश्चिमी, हाँ इधर उत्तर प्रदेश, या यूपी, इधर यूपी का क्षेत्र है ना? तो इधर जो ई वाला जो आपको डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पे जो हम घेरे हुए हैं, इतना ई वाला भाग दिख रहा है ना जी? तो तराई मिट्टी, इसको तराई मिट्टी कहते हैं। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, नेपाल के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, मतलब नेपाल के सीमा से सटे हुए क्षेत्र के आसपास की जो मिट्टियां है, उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? तराई की मिट्टी कहते हैं। उधर जाएंगे तो उधर के क्षेत्र को लोग कहता है तराई का क्षेत्र, नेपाल का तराई। क्या कहता है लोग? नेपाल का तराई। और वहीं के इस मिट्टी को कौन सी मिट्टी हम लोग कहते हैं? यह देखो, चंपारण से लेकर, यहाँ चंपारण है ना? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण लिख भी दिया है। चंपारण से लेकर, और मैप में हम लोग देखे थे इधर किशनगंज था लास्ट में। चंपारण से लेकर किशनगंज तक एक पट्टी के रूप में दिख रहा है ना? एक पट्टी के रूप में यह मिट्टी फैला हुआ है। चंपारण से कहां तक? किशनगंज तक। यहाँ पे कौन सा है? किशनगंज। तो चंपारण से किशनगंज तक एक पट्टी के रूप में है कौन सी मिट्टी? तराई मिट्टी। इस मिट्टी में धान की खेती, जूट की खेती, गेहूं की खेती आसानी से की जा सकती है। कौन कौन सी? धान, जूट, गेहूं
आसानी से धान, जूट और गेहूं की खेती इस तराई की मिट्टी में की जाती है। एक हाँ, अब हम लोग आते हैं आपको जलोढ़ मिट्टी के। आपको बता दें कि बिहार के में लगभग 90% जलोढ़ मिट्टी है। बिहार की जितनी भी मिट्टियां है 90% जलोढ़ मिट्टी है। देखो यह आंकड़ा कभी कभी बदलते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, कभी किधर बाढ़ आ जाएगा तो जिधर बाढ़ आ जाता है उधर नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाता है, जिधर नहीं आता है उधर क्या हो जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो थोड़ी बहुत स्थिति बदलती रहती है। तो कितना प्रतिशत इधर है? 90% बिहार में केवल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में हम लोग पढ़ते हैं, एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। यहाँ पे बांगर मिट्टी आपको दिख रहा है, जितना क्रॉस वाला दिख रहा है ये सब क्या है, और जितना डैश वाला दिख रहा है ये सब खादर मिट्टी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टी कहने का मतलब है कि बांगर और खादर, खादर क्या है, जिधर हमेशा बाढ़ आते रहता है, नए नए मिट्टी का निर्माण होते रहता है, उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और जिधर बाढ़ नहीं आता है, बाढ़ वाले क्षेत्र का बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उधर इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है। देखो ये बांगर मिट्टी जो है, इसमें अगर आप सिंचाई का व्यवस्था कर लीजिए, किस चीज की व्यवस्था कर लीजिए? सिंचाई। सिंचाई का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, पानी का व्यवस्था कर लीजिए तो आराम से धान, गेहूं, मक्का, आराम से इस चीज की खेती आप लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, किस चीज की? पानी की व्यवस्था। वहां पे अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो आप धान, गेहूं, मक्का, क्या क्या, धान, गेहूं, मक्का, अरहर, ये सब की खेती, ये सब की खेती आप लोग बहुत ही आसानी से वहां पे कर सकते हैं। और इसके अपेक्षा जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा यह ज्यादा उपजाऊ होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी की अपेक्षा खादर मिट्टी जो होती है अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी में आप लोग धान, गेहूं, दलहन, मक्का, जूट, पटसन, ये सभी चीजें की खेती आप लोग आसानी से कर सकते हैं। किस किस चीज की खेती हम लोग कर सकते हैं? धान, गेहूं, मक्का, दलहन, दलहन समझ रहे हैं ना, जूट, पटसन, ये सब चीजों की आप खेती बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो खादर मिट्टी जो होती है यह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। और खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी दोनों मिला के एक हुआ जलोढ़ मिट्टी। और पूरे बिहार में जलोढ़ मिट्टी कितना है? 90%। 10% क्षेत्र में बाकी दूसरी मिट्टियां है। 90% जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। बात समझ में आया? तो हमको लगता है ऊपर के हम लोग ऊपरी भाग के सब कुछ जैसे देख ले आप, यहाँ चंपारण के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाया जाता है। इधर चूंकि कोसी नदी है, कोसी नदी में हमेशा बाढ़ का आते रहता है, बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो जिधर बाढ़ ज्यादा आएगा उधर जब बाढ़ का पानी आएगा तो अपने साथ नवीन मिट्टी को लेकर आएगा, और उधर किस मिट्टी का निर्माण हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। जिधर बाढ़ कम आता है उधर क्या होगा, जैसे मान लो कि 2 नदी है और 2 नदी के बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, नहीं ना पहुँचता है। जैसे इधर का क्षेत्र आप लोग देख लीजिए अपने ही यहाँ का, उधर पानी जल्दी जाता है इधर, तो इधर के क्षेत्र को हम लोग कौन सी मिट्टी कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं कि नहीं? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। कौन से क्षेत्र कहते हैं? दोआब क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे देखो टाल मिट्टी, ये जो दिख रहा है ये गंगा नदी के सटे हुए 8 से 10 किलोमीटर, गंगा नदी के 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र से इस तरह
जो मिट्टी है, इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं टाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं? टाल मिट्टी। कितना डिस्टेंस पे है? 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र से। यह कहाँ से? बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर से लेकर इधर भागलपुर तक फैला हुआ है। टाल मिट्टी बक्सर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? हाँ, भागलपुर तक फैला हुआ है। इसमें रबी की फसल आराम से की जा सकती है। रबी फसल समझते हैं ना? रबी फसल, खरीफ फसल होता है। तो इस टाल मिट्टी में रबी की जो फसलें होती है उसको हम लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी यहाँ पे दिख रहा है, लाल बलुई मिट्टी। ऐसे देखो, लाल बलुई मिट्टी जो होता है कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। इधर कौन सा क्षेत्र है? कैमूर और रोहतास। और यह बहुत कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ का कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है इधर पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, सिंचाई की भी सुविधा, नदियों में पानी वगैरह कम रहता है। तो इधर की मिट्टी क्या होती है? बहुत ही कम उपजाऊ होती है। तो यही चीज, और फिर यह कौन सी चीज है? यह फिर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कंडीशन उधर है उधर इधर भी है। पानी का व्यवस्था कर लीजिए और अच्छे से अपना सिंचाई कर लीजिए। तो हमने लगभग सारी मिट्टियों को देखा कि कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है और किस मिट्टी में कौन सा फसल हम लोग उगा सकते हैं। जैसे यह मिट्टी पर्वतपादीय मिट्टी, पथरीला होता है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, अरहर इत्यादि का खेती कर सकते हैं अगर सिंचाई का व्यवस्था हम कर ले तो। नवीन जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट, पटसन इत्यादि की खेती आराम से की जा सकती है। पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत हम लोग चंपारण वगैरह में भी आता है। और आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण के जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाके हैं, उधर पर्वतपादीय मिट्टी होता है जो उपजाऊ नहीं होता है क्योंकि यह पथरीला और कंकरीला होता है। इधर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे हुए जो क्षेत्र होते हैं उधर तराई की मिट्टी होती है जो धान, गेहूं और जूट के लिए क्या है? उपयुक्त है। और उसके बाद 90% कौन सी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है। अब उम्मीद है कि आपको मिट्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग उतार लें।